हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, उनको किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए, उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हम लोग कंज्यूम करते हैं। एंटीबायोटिक्स वो वाली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो वाले ड्रग्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं, और हम जब भी कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस को कम हार्म करे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा हार्म करे, तो उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये सब्सटेंसेस कंप्लीटली या पार्शियली हम लोग पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते थे, और अब तो लैब में भी बन जाते हैं, और इसकी लो कॉन्सेंट्रेशंस में जब भी इसको कंज्यूम करते हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है या फिर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। हमने ये वाला टॉपिक शुरू किया था। इसके बाद ओके, सो वी स्टार्टेड विद दिस थिंग। एक साइंटिस्ट थे, पॉल एलरिक, EHRLICH। पॉल एलरिक एक साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और उन्होंने ना एक डिजीज उस टाइम पर फैला हुआ था, विच इज सिफिलिस। सिफिलिस एक डिजीज था जिसके लिए वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहे थे, एंटीबायोटिक बना रहे थे। सो उन्होंने रियलाइज किया कि द मेडिसिन आर्सफेनामीन इज द एंटीबायोटिक, और इसको सेल्वारसन भी कहते हैं। सेल्वारसन, इन्होंने ये वाली मेडिसिन बनाई। ये वाली मेडिसिन ह्यूमंस के लिए कम हार्मफुल, लेकिन द बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरोशीट। बैक्टीरिया को कहते हैं स्पाइरोशीट। मैम आप लिख रहे हो? हाँ, तुमको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? नहीं आ रही है स्क्रीन? नो मैम, यहाँ तो मेरे को दिख रहा है पेपर। अरे रुको, let me stop sharing and then share the screen once again. यस मैम, अभी दिखाइए। अभी दिख रहा है? ओके, गुड गुड गुड। तुम्हारा जेई का पेपर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया जून वाला कि नहीं हुआ? यस मैम, हो गया। कैसा हुआ? मार्क्स कैलकुलेट करे? कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना जिनके आंसर मिल पाएंगे। चलो ठीक, ओके, चलो चलो, जुलाई वाले के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। ओके, तो पॉल एलरिक ने ना, बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरोशीट, जिसकी वजह से सिफिलिस होता है। सो उन्होंने रियलाइज किया कि ये वाला मेडिसिन है आर्सफेनामिन, जिसको सैल्वर्सन भी कहते हैं। सो ये वाला मेडिसिन ना इज वेरी इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट सिफिलिस। सिफिलिस के लिए, ये सिफिलिस को फिनिश करने के लिए, मतलब सिफिलिस से लोगों का इलाज करने के लिए ये वाला मेडिसिन बहुत ही अच्छा है, सैल्वर्सन। सो दिस इज लेस टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी टॉक्सिक है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को भी नुकसान तो कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया स्पाइरोशीट को ज्यादा नुकसान कर रहा है। इसीलिए लोगों का ये वाली मेडिसिन सैल्वर्सन देने से हम लोग इलाज कर सकते हैं। दिस ही रियलाइज्ड, एंड इसके अंदर जो है ना, आर्सेनिक बेस्ड बॉन्ड है। आर्सेनिक आर्सेनिक के बीच का डबल बॉन्ड, आर्सेनिक आर्सेनिक डबल बॉन्ड है आर्सफेनामिन सिल्वारसन के अंदर। इट इज लेस टॉक्सिक टू ह्यूमंस, मोर टॉक्सिक टू ह्यूमन। उसके बाद ही रियलाइज्ड कि एक अजोडाइज, वो ना सैल्वर्सन पे भी काम कर रहे थे और अजोडाइज पे भी काम कर रहे थे। अजोडाइज के अंदर ना सेम नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऐसे जैसा आर्सेनिक के अंदर आर्सेनिक बेस्ड था सैल्वर्सन, और अजोडाइज के अंदर ये एन डबल बॉन्ड एन वाला स्ट्रक्चर होता है।
और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है। एंड इफ यू रिमेंबर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन आर्सेनिक सेम ग्रुप के हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। सो ही रियलाइज कि आर्सेनिक ह्यूमंस के लिए थोड़ा बहुत तो टॉक्सिक है ही। सो अगर वो आर्सेनिक लिंकेज को रिप्लेस कर दे विद अजोडाई वाला, सो बहुत फायदा हो जाएगा एंड वो ह्यूमंस में सिफिलिस का इलाज कर सकते हैं। हेंस उन्होंने क्या किया कि N डबल बॉन्ड N वाला मतलब आर्सेनिक के एटम को नाइट्रोजन के एटम से रिप्लेस कर दिया। तो पहले तो उन्होंने ये वाली मेडिसिन बनाई थी आर्सफेनामिन सल्वासन। अब उन्होंने मेडिसिन बनाई प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल, और प्रोंटोसिल के अंदर N डबल बॉन्ड N है। ये थी 1908 में एंड दिस वाज इन 1932 अजोडाई वाला स्ट्रक्चर। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो अजोडाई वाला था ना, ये प्रोंटोसिल जो है, अजोडाई जो है ना, ह्यूमंस के अंदर टिश्यू को स्पेसिफिकली, सेल्स के अंदर टिश्यू होता है, सेल्स के अंदर टिश्यू होता है, वो सेल्स के अंदर जो टिश्यू है उनको स्पेसिफिकली डाई कर रही थी। ठीक है, तो ये भी उनको पता चला, डाइंग हो रही थी, DYE, डाई मतलब कलर करना, ओके, मरने वाला डाई नहीं, ऐसा कलरिंग करने वाला डाई। ठीक है, सेल के अंदर जो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर डाई कर रही थी वो। ऑल्सो जो ये नाइट्रोजन बेस्ड स्ट्रक्चर है ना, दिस वॉज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, जब ह्यूमंस उसको कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोंटोसिल मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सल्फेनिलमाइड, सल्फेनिलमाइड कंपाउंड के अंदर ह्यूमन की सेल में कन्वर्ट हो जाता है। समझना ध्यान से, पहले आर्सफेनामिन थी, सल्वर्सन, उसमें आर्सेनिक बेस था, ये ह्यूमंस के लिए आर्सेनिक इज स्लाइटली टॉक्सिक, तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने आर्सेनिक की जगह N डबल बॉन्ड N वाला स्ट्रक्चर यूज किया, कंपाउंड यूज किया, आर्सेनिक के एटम को नाइट्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया, और ये भी जब भी नाइट्रोजन एटम से रिप्लेस किया तो मेडिसिन का नाम बन गया प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल जो है टिश्यूज को स्पेसिफिकली डाई कर रही थी ह्यूमंस के अंदर। ऑल्सो प्रोंटोसिल को जब हम कंज्यूम करते हैं, जब उसको खाते हैं दवाई को, तो फिर वो सल्फेनिलमाइड्स में कंपाउंड में कन्वर्ट हो रही है। सो सल्फेनिलमाइड्स में जब ये कन्वर्ट हो, तो उन्होंने बोला अरे फिर प्रोंटोसिल खाने की क्या जरूरत है, सल्फेनिलमाइड के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स हम लोग केमिकल कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली असर करेगा। तो फिर इस वजह से बहुत सारे लार्ज रेंज ऑफ सल्फेनिलमाइड, large range of सल्फेनिलमाइड वाले ड्रग्स वर सिंथेसाइज्ड, ड्रग्स बनाए गए। ठीक है, बस इसमें इतना ही, जल्दी से नोट डाउन करो प्लीज। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, FLEMING। ये ना, इन्होंने उस टाइम जो फंगस था, फंगस का नाम था पेनिसिलियम फंगस, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। सो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेडिसिन बनाई। मेडिसिन जो इन्होंने बनाई, इसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन, PENICILLIN, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन मेडिसिन बनाई। इनको ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और एक और साइंटिस्ट थे इनके साथ, मैं नाम लिख देती हूँ, HW फ्लोरी। इन दोनों साइंटिस्ट को पेनिसिलिन मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिसिलिन से लोग बीमार पड़ रहे थे, तो उन्होंने पेनिसिलियम फंगस के लिए मेडिसिन बनाई
पेनिसिलिन, और इनका आप नाम याद रखोगे। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है। अब मैं इससे आगे बढ़ रही हूँ बच्चों। अब ना जो हमारी एंटीबायोटिक्स है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तरीका क्लासिफाई करने का इज बैक्टीरिसाइडल, और दूसरा तरीका क्लासिफाई करने का इज बैक्टीरियोस्टैटिक। इसका क्या मतलब है? बैक्टीरिसाइडल, जो साइडल शब्द है ना, साइडल शब्द का मतलब होता है साइडल, ऐसा याद कर लो, सुसाइड से याद कर लो, किल करना, बेसिकली बैक्टीरिया को किल करना, किल द बैक्टीरिया। कुछ दवाइयां होती है जो बैक्टीरिया, जैसे आपने दवाई खाई, आपने एंटीबायोटिक खाई, तो आपकी बॉडी के अंदर जाके वो बैक्टीरिया को किल कर देगी। और बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रोकना, उसको वहीं पर ठहरा देना, रोक देना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी आप एंटीबायोटिक खाओगे जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, सो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देगी, बैक्टीरिया को और ज्यादा ग्रो नहीं करने देगी। बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, ये बैक्टीरिया भी तो हमारी बॉडी के अंदर से जो है खाना लेता है, और सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो अक्कर होते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर, तो वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोक देगा, बैक्टीरियोस्टैटिक। और यहाँ पर बैक्टीरिया को किल करना, उसकी ग्रोथ को रोकना, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देना। ठीक है, सो दो तरीके की एंटीबायोटिक्स होती है, एक है बैक्टीरिसाइडल, दूसरी है बैक्टीरियोस्टैटिक। और इसके अंदर जो दवाइयां हैं बच्चों, वो आपको याद रखनी है। पहली दवाई इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी डिस्कवर। पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया को एकदम किल कर देती है। दूसरी इज अमीनोग्लाइकोसाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड। एंड थर्ड बैक्टीरिसाइडल इज ऑफ्लॉक, ऑफ्लॉक्सासिन। ये वाली दवाइयां ना इतनी ज्यादा फेमस है कि अभी भी डॉक्टर्स, जैसे आई हैव सीन डॉक्टर्स ऑफ्लॉक्सासिन देते हैं कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तीन दवाइयों के नाम लिख रही हूँ। बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर एक है अरिथ्रोमाइसिन। अरिथ्रोमाइसिन का आपने बेटा नाम सुन रखा होगा, जब भी गला खराब होता है, MYCIN, जब भी गला खराब होता है, तो आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, गला खराब है, तो उसके अंदर अभी भी डॉक्टर्स अरिथ्रोमाइसिन ही देते हैं। ठीक है, दूसरा इज टेट्रासाइक्लिन, एंड थर्ड इज क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल। ये तीन दवाइयां, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सासिन, ये बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया को किलिंग इफेक्ट होता है, किलिंग द बैक्टीरिया वो वाला इफेक्ट होता है। और बैक्टीरियोस्टैटिक, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती है बैक्टीरिया को। तो अरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल, ये हमारी मेडिसिन है। सोचने में लग रहा होगा मेडिसिन का नाम याद ना रखें, लेकिन मेडिसिन का नाम याद रखना जरूरी है। तो आप ये वाली मेडिसिन का नाम याद करोगे। आगे बढ़ा जाए। ओके, चल अब ना थोड़ा सा, तो प्रियांशु तो मेडिकल एक है, दिव्यांशु तो इंजीनियरिंग का ही है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन दो टाइप्स ऑफ, मतलब जो है ना, जैसे हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, तो हम बैक्टीरिया को जब भी क्लासिफाई करते हैं ना, तो हम बैक्टीरिया को
क्लासिफाई करने का तरीका होता है, एक होता है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का, ठीक है, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बस इतना ही है कि हम लोग बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई कर रखा है, हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, तो हमें बस ये है कि बैक्टीरिया को हम या तो ग्राम पॉजिटिव बोल देते हैं या फिर ग्राम नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, बस इतना। ठीक है, सो अब जो हमारी एंटीबायोटिक्स है उसको हम क्लासिफाई कर रखे हैं। एक तो एंटीबायोटिक्स को आपने क्लासिफाई किया था पहले बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, अभी एंटीबायोटिक्स को ही ना बच्चों तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दूसरा इज narrow spectrum antibiotics, and third is limited spectrum antibiotics. So इसका मतलब क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है वो वाली एंटीबायोटिक, वो वाली दवाई, वो वाली एंटीबायोटिक्स जो ना इज अफेक्टिव, मतलब वो वाली एंटीबायोटिक जिसको हम खा सकते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑल्सो एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑल्सो, दोनों के लिए अफेक्टिव है। कि ये वाली दवाई बहुत ही अच्छी है कि आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को की भी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हो, उसको किल कर सकते हो, या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसकी भी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हो या उसको किल कर सकते हो। एंड कंडीशन है, एंड कंडीशन मतलब ग्राम पॉजिटिव पर भी वर्क बैक्टीरिया पे वर्क करती है और ग्राम नेगेटिव पे भी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी वर्क करती है। ठीक है, ऐसे ही नैरो स्पेक्ट्रम वाली जो होती है एंटीबायोटिक्स, वो वाली दवाई जो कि या तो ग्राम पॉजिटिव पर वर्क करेगी और या फिर ग्राम नेगेटिव पर, मतलब ये ना हर टाइप ऑफ बैक्टीरिया पर नहीं वर्क कर सकती, या तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे वर्क करेगी या फिर ग्राम नेगेटिव पे, दोनों पर नहीं वर्क कर सकती, किसी एक पर ही वर्क करती है। और लास्ट इज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वो वाली एंटीबायोटिक्स जो एक सिंगल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के लिए, लिमिटेड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ही स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड, हाईली स्पेसिफिक वाली जो गई, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल डिजीज के लिए ही अफेक्टिव हो, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को पहले हमने पिछले पेज पे क्लासिफाई करा था बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल वो वाली होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है, जैसे कि पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लोक्सासिन। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक वाली एंटीबायोटिक वो वाली दवाइयां होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है, इनहिबिट करती है बैक्टीरिया को बढ़ने से, अरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। अब हमने एंटीबायोटिक्स को एक और तरीके से क्लासिफाई किया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो वाली है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी इफेक्टिव है एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों टाइप ऑफ बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो वाली जो या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर वर्क करेगी या फिर ग्राम नेगेटिव पे। फिर लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो किसी सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिंगल डिजीज के लिए ही इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही वाले टॉपिक के लिए, जो पिछले पेज पे हमने पेनिसिलिन देखी थी, पेनिसिलिन ना लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि वो सिर्फ पेनिसिलियम फंगस के लिए ही वर्क करती है और किसी के लिए नहीं करती।
पेनिसिलिन इज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो सिर्फ पेनिसिलियम के लिए ही वर्क करती है। सो हमने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है ना सिर्फ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, पेनिसिलिन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले जिससे कि वो थोड़े से ज्यादा के लिए इफेक्टिव हो जाए। तो हमने 2 नई दवाइयां बनाई, 2 नई एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन AMPICILLIN, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। ये ना एक्चुअली क्या है, पेनिसिलिन को ही जो है ना हमने मॉडिफाई कर लिया और अब ये बन गई ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखो कितना फायदा हो गया, अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बन गई। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बन गई। अब ना ये सिर्फ पेनिसिलियम फंगस के लिए इफेक्टिव नहीं है, अब ये सबके लिए इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या है, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन synthetic modifications, synthetic modification of penicillin। पेनिसिलिन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बन गई, ठीक है। और जो ये पेनिसिलिन और ये एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन जो है ना, ये वाली एंटीबायोटिक्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के लिए जो है ना ये बनता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी, पिंपरी करके जगह है, वहां पर ये पेनिसिलिन बनता है। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Done. डन, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सो थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्लोरम फेनिकॉल। क्लोरम फेनिकॉल हमने थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ बैक्टीरियोस्टैटिक वाले के अंदर, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना, स्टॉप करना, ठीक है। क्लोरम फेनिकॉल ये भी एक एंटीबायोटिक है, और जो क्लोरम फेनिकॉल है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली मतलब ये वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर वर्क करती है, ठीक है। क्लोरम फेनिकॉल, और ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लोरम फेनिकॉल का सबसे बड़ा फायदा इज दैट जैसे मैंने इसको दवाई को खाई, तो हमारा जो दवाई जब भी हम खाते हैं पेट में जाती है, सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये डायरेक्टली ना हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाती है। और इस वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि इसको हम खा रहे हैं तो पेट में जा रहे हैं, और पेट के अंदर जो है ना ये पेट से जो इंटेस्टाइन जो पूरा ट्रैक है उसके अंदर जो है ना ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इतना फायदा है कि इसको हम ओरली बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, ओरली हम इसको खा सकते हैं अगेंस्ट अ नंबर ऑफ डिजीजेस, जैसे कि बहुत सारे डिजीजेस के लिए, जैसे कि टाइफॉइड, कॉलरा, सॉरी टाइफॉइड के साथ डिसेंट्री, नॉट कॉलरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, फीवर के लिए, कोई यूरिनरी इंफेक्शन हो, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया, इन सब के लिए हम लोग क्लोरम फेनिकॉल कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और ये मेडिसिन है वैंकोमाइसिन और ये वाली ऑफ्लोक्सासिन।
ये हमने यहाँ देखी थी, ऑफ्लैक्सासिन इधर बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग होते हैं कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है ना, ये भी हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। और लास्ट इज एक और एंटीबायोटिक है जिसका नाम है डाइसीडाजिरिरी, इसका नाम ना DYSI डाइसी डाइजिरी। ये वाली जो एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक इज टॉक्सिक टुवर्ड्स कैंसर सेल्स, कुछ कुछ किसी तरह के कैंसर की जो सेल्स होती है उसके लिए ये वाली एंटीबायोटिक इज अफेक्टिव। जल्दी से नोट डाउन करो, मैं एक सेकंड में पानी पी कर आती हूँ। नेक्स्ट पेज पे चला जाए। यस मैम। चलो गुड। प्रियांशु तुम्हारा तो नीट का एग्जाम होगा ना, कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ओके। सो बच्चों, हमने जब भी ड्रग्स को पढ़ना शुरू किया था, let me start this from here. Okay. So हमने एंटासिड्स पढ़े थे, एंटीहिस्टामीन्स पढ़े, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स यानी कि ट्रैंक्विलाइजर्स और एनालाइजर्स कवर करे, एनाल्जेसिक कवर करे, एनाल्जेसिक जो कि वो बुखार वगैरह के लिए यूज करते हैं, पैरासिटामोल, एस्पिरिन, ठीक है। उसमें एस्पिरिन का पढ़ा था कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो फिर वो एस्पिरिन देनी चाहिए जिससे कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर कुछ ब्लॉकेज हो तो खुल जाती है ना। एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर एंटीबायोटिक्स पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट, लास्ट में पढ़ेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग। और एंटीसेप्टिक ना बहुत ही आसान है, आपको ऑलरेडी पता है एंटीसेप्टिक्स के बारे में, जैसे कि डिटॉल, सैवलॉन, ये सारे के सारे अपने एंटीसेप्टिक्स ही है, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, पहले हम लोग एंटीसेप्टिक्स करेंगे फिर हम डिसइंफेक्टेंट करेंगे, ठीक है। सो एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स का क्या मतलब होता है? एंटीसेप्टिक्स का मतलब ये कि जब भी आपको चोट लग गई, ठीक है, घुटना छिल गया, कोई चोट लग गई है, कट गया है, कुछ कट लग गया है, अल्सर हो गए, तो उस पर याद है बचपन में मम्मी कभी बीटाडाइन, सॉफ्रोमाइसिन, वो वाली दवाइयां लगा देती थी। जब भी साइकिल से गिर गए होगे बचपन में, घर आ गए होगे, तो पापा ने डिटॉल से उसको साफ करी होगी चोट को कि सेप्टिक ना हो जाए, ऐसा बोलते हैं। तो वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, आपको चोट लगती है, कोई कट जाता है, तो उसकी ऊपर हम उससे एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक से उसको साफ कर देते हैं। एंटीसेप्टिक से ना चोट को, वो वाले एरिया को साफ करना कि वहां पर कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो बैक्टीरिया मर जाए, दैट इज एंटीसेप्टिक। और उसी के साथ है डिसइंफेक्टेंट, जो दूसरा वाला हमने लिखा है, ये वाला डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये है कि जब भी सफाई कर रही होता है तो पोछे के अंदर, पानी के अंदर नहीं डाल देते फिनाइल, फिनाइल डाल दिया तो वो डिसइंफेक्टेंट है। स्विमिंग पूल का पानी है, उसको साफ करना है तो उसके अंदर क्लोरीन डाल देते हैं, तो वो डिसइंफेक्टेंट है। एंटीसेप्टिक वो जो ह्यूमंस के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, चोट के ऊपर लगा रहे हैं, और डिसइंफेक्टेंट वो जो फर्श साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए, स्विमिंग के लिए, तो उसके अंदर हम डालते हैं। सो आई होप मीनिंग मेन समझ में आ गया होगा कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। अब मैं इनकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। एंटीसेप्टिक क्या है, वो वाली दवाई विच इज अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, मतलब आपके बॉडी के ऊपर जब भी लग जाते हैं, सच एज वूंड, मतलब कोई चोट लग गई, या फिर कट्स, कुछ कट्स हो गए, चोट लग गई, कट्स हो गए, अल्सर्स, छाले हो जाते हैं, या डिजीज स्किन सरफेस, डिजीज स्किन सरफेस है तब। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम्पल्स है फ्यूरासीन, दूसरा है सॉफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, सॉफ्रामाइसिन। और जो एंटीसेप्टिक है ना, उसको एंटीबायोटिक की तरह हम खा नहीं सकते, इसको सिर्फ चोट पर लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, अभी तीसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार कई साल यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिटॉल एंटीसेप्टिक है, डिटॉल आपको जब भी चोट लगती है तो डिटॉल से साफ करते हैं चोट को, तो डिटॉल इज एंटीसेप्टिक, करेक्ट। इसको हम खा नहीं सकते हैं, सिर्फ चोट पर लगाते हैं, ठीक है। और डिटॉल बनता किससे है? डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पाइन, ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल, ठीक है। इससे जो है ना डिटॉल बना होता है, और यही वाला क्वेश्चन पूछ रखा है कई बार, ये आया बच्चों प्रीवियस ईयर के पेपर में कि डिटॉल किन दो कंपाउंड से बना होता है, किन दो केमिकल से बना होता है। तो क्लोरोजाइलिन, परसों दिया है, हाँ परसों वाले एग्जाम में दिया है। अच्छा, परसों वाले एग्जाम में भी आया है, अच्छा वेरी गुड। तो फिर अब तो ये याद रखना, ठीक है ना। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही है, मोस्टली एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तुम्हें आता था कि नहीं आता था? तुम्हारे ही पेपर में आया था क्या? फिर तो टिक करके नहीं आए होगे। तो शायद मारा तो यही था। चलो गुड है, तुक्का मारा सही हो गया, चलो गुड। अच्छा, नेक्स्ट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, बिथियोनॉल, ठीक है, बिथियोनल। और ये जो है ना, जो कंपाउंड होता है उसका नाम होता है बिथियोनल, यहाँ पे नॉल है, जो कंपाउंड है उसका नाम है बिथियोनल। और इसको ना हम ऐड करते हैं सोप्स में, जो साबुन, जैसे डिटॉल का साबुन आता है, सैवलॉन का साबुन होता है, वो वाले साबुन जिसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम उसको बिथियोनॉल को ऐड करते हैं। नंबर 5, इसके बाद है आयोडीन, ठीक है, ये भी एंटीसेप्टिक है, और इसके अंदर क्या होता है, 2 to 3% आयोडीन का सॉल्यूशन इन अल्कोहल। 2-3% आयोडीन को ना हम अल्कोहल वाटर मिक्सचर में डालते हैं, और इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसको चोट पे अप्लाई करते हैं। आई डोंट नो, कभी आप लोग बच्चे छोटे हो, आपको कभी मम्मी पापा ने जामनी दवाई बोलते थे उसको हिंदी में, तो पर्पल कलर की दवाई होती है जामनी रंग की, तो जामनी दवाई से ना चोट लगी तो वो चोट को जामनी उससे साफ कर दी, वो आयोडीन ही होता था, और इसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि 2 to 3% सोल्यूशन होता है इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ठीक है। और आयोडीन के साथ जो है आइडोफॉर्म, ये भी हमारा एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड, HCBO3, ये भी हमारा एंटीसेप्टिक है। इसको ना आंखें साफ करने के लिए, कभी बचपन में आंखें, वो बोलते हैं ना कंजक्टिवाइटिस हो गया, आंख आ गई है, तो आंखों को साफ करने के लिए कि आंखें कैसे साफ करेंगे, तो पानी के अंदर छोटा सा आई कप होता है, पानी के अंदर बोरिक एसिड डालते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर आंख को बोरिक एसिड के पानी से धोते हैं, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आईज के लिए, ठीक है, आईज क्लीन करने के लिए बोरिक एसिड का ये होता है। दीज आर ऑल एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक को हम खा नहीं सकते, ये एंटीसेप्टिक जो है ना उसको खाना नहीं है, उसको सिर्फ चोट के ऊपर लगाना है, ठीक है। वूंड्स हो गए, चोट, कट्स पे, अल्सर्स पे, कोई डिजीज स्किन सरफेस है, उन सब पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन करो प्लीज, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डन में डन, चलो नेक्स्ट है बच्चों डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट को चोट पर नहीं अप्लाई कर सकते, ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। डिसइंफेक्टेंट क्या है? इसको अप्लाई करते हैं जैसे फ्लोर, फर्श साफ करने के लिए जैसे फिनाइल डालते हैं,
है ना, फ्लोर्स के लिए, या ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, पाइप्स वगैरह हैं तो उस उनको क्लीन करने के लिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह साफ करने के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल्स में उनको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो साफ करने होते हैं उनके, तो जिससे भी वो ऑपरेशन करता है, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो वो सबको क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट ना हम एंटीसेप्टिक से ही बना सकते हैं। एंटीसेप्टिक के अंदर ना परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है, अगर परसेंटेज ऑफ उसकी वो जो हमारा एंटीसेप्टिक उसकी ज्यादा कर दोगे तो फिर वो ह्यूमंस के हार्म के लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो वो डिसइंफेक्टेंट बन जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख देती हूँ इसके अंदर, एग्जाम्पल्स में नंबर 1 जैसे 0.2% फिनॉल का सॉल्यूशन, फिनॉल का सॉल्यूशन इज एंटीसेप्टिक, इज एंटीसेप्टिक, लेकिन इसी का 1% फिनॉल का सॉल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट। 0.2% एंटीसेप्टिक है, 1% डिसइंफेक्टेंट बन जाता है। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल इज क्लोरीन। क्लोरीन को अगर 0.2 से लेके 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन अगर याद हो तो इन एक्वस सोल्यूशन, क्लोरीन का 0.2 टू 0.4 ppm इन एक्वस सोल्यूशन, अगर इतनी कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है, और ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर बस लिखा है इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस, ये दोनों के दोनों आर गुड डिसइंफेक्टेंट्स, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, टॉयलेट्स, जैसे हार्पिक होता है, ठीक है, हार्पिक का ऐड देखा होगा, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन में फिनॉल लिया तो वो एंटीसेप्टिक बन गया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो तो डिसइंफेक्टेंट हो गया। क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं। नोट दिस डाउन प्लीज। बच्चों डन, नेक्स्ट पेज पे चले। Yes, ma'am. नेक्स्ट है बच्चों अपना लास्ट बच्चा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हम लोग कंज्यूम करते हैं टू स्टॉप रिप्रोडक्शन, किसी को बच्चा नहीं पैदा करना है तो वो लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कंज्यूम कर सकते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को मेन इसके अंदर केमिकल होता है सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आपको एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर होता है ये। बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स हैं, और ये जो हार्मोन है जैसे ये प्रोजेस्टेरोन वाला, इट सप्रेसेस ओव्यूलेशन, तो फीमेल्स इसको कंज्यूम करती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स को, तो जिसके अंदर सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट इज नॉर
नॉर्थेंड्रोन। नॉर्थेंड्रोन जो है ना इज अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, नॉर्थेंड्रोन को ना हम यूज करते हैं विद इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, जिसको नॉस्ट्रॉल भी कहते हैं। इससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है, इसको हम लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज अपना एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में इतना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, विच इज केमिकल्स इन फूड, विच इज केमिकल्स इन फूड। हमारा जो खाना होता है ना उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो केमिकल्स मतलब जो लोग आर्टिफिशियली अपने आप ऐड कर रहे होते हैं, वो वाले केमिकल्स। ठीक है, ये केमिकल्स आप किस लिए ऐड करते हो? ये केमिकल्स आप ऐड कर सकते हो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, फूड लंबे टाइम तक चले। जैसे आम का अचार वगैरह होता है, हम लोग घरों में खाते हैं, या केचप की बोतल होती है, सॉस जो होती है, तो वो सॉस कितना 6-6 महीने तक भी खराब नहीं होती है। तो उसके अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स डाले होते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, जिससे कि वो 6 महीने साल भर तक प्रिजर्व रह सके, खराब ना हो। ठीक है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक चल सके, इसलिए भी उसके अंदर केमिकल्स डालते हैं। दूसरा इज एनहांसिंग देयर अपील, मतलब वो सुंदर दिखे। जैसे आप को ऐसा कोई पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी खानी हो, तो वो जितना ऑरेंज ऑरेंज कलर की होगी तो सुंदर सुंदर दिखेगी ना। अगर अभी उसके अंदर तो फिर वो ऑरेंज वाला फूड कलर डाल देते हैं, जिससे कि वो सुंदर सुंदर दिखे, कि कलर्स वगैरह डाल देते हैं। या फिर कुछ जगह पे वो फ्रेंच फ्राइज बनाते तो उसके अंदर भी येलो येलो सा कलर डाल देते, वो बहुत सुंदर सुंदर दिखे। ठीक है, ऐसे करके, फॉर एनहांसिंग देयर अपील, ठीक है, सुंदर दिखे। और तीसरा इज adding nutritive value। so, कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिसकी वजह से, जैसे वो वाले उसके अंदर विटामिन मिनरल्स वो सब कुछ डाल दिए, अमीनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स डाल दिए, जिससे कि न्यूट्रिशन वैल्यू फूड की एनहांस हो सके, फूड और ज्यादा मतलब न्यूट्रिशन वाला हो सके। तो इन 3 रीजंस की वजह से हम लोग फूड के अंदर केमिकल्स डालते हैं। अब जो फूड के अंदर हम लोग केमिकल्स डालते हैं उसको डिफरेंट कैटेगरीज है, तो वो मैं कैटेगरीज लिख देती हूँ जिस जिस तरह के हम लोग केमिकल्स डाल सकते हैं। जैसे कि फूड कलर, सुंदर दिखने के लिए। दूसरा फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस, ठीक है ना। तुम लोग मार्केट में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हो, कोई कोई अलग अलग फ्लेवर्स की खाते हो, तो वो असली वाला थोड़ी यूज करते होता है सब कुछ, तो खूब सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं कि वाला केमिकल डाल दिया उससे उसका फ्लेवर आ जाएगा, ऐसे करके। बटर स्कॉच वाला खा रहे हो तो वो बटर स्कॉच का फ्लेवर डाल दिया उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही स्वीटनेस मतलब खूब मिठास लाने के लिए कितना चीनी डालेंगे, तो कुछ स्वीटनर वाले केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स डाल देते हैं कि थोड़ा सा डाला लेकिन मिठास भरपूर आ गई, तो इसलिए स्वीटनेस डाल देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है फैट इमल्सिफायर्स, ठीक है, एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स। फैट इमल्सिफायर्स का मतलब होता है कि जैसे आइसक्रीम है ना, जब भी आइसक्रीम खरीद के लाते हो तो वो मार्केट की आइसक्रीम कितनी क्रीमी होती है, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर उन्होंने कौन सी वो असली की क्रीम थोड़ी डालते, तो कुछ केमिकल्स डाल देते जिससे कि वो बहुत क्रीमी क्रीमी हो जाए, फैट इमल्सिफाई करना उसको बोलते हैं। तो वैसी वाली चीजें होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे ही फ्लावर इम्प्रूवर्स, जिसके अंदर है
ब्लीच वगैरह, आपने आटा पिसवाया, तो आटा, इस फ्लावर को बोलते हैं आटा, आटा पिसवाया, तो वो आटा जो खरीद के लेकर आते हैं, तो वो मार्केट का आटा ना सफेद सफेद एकदम सुंदर सुंदर अच्छा सा, तो ब्लीच वगैरह डाल रखे होते हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स वाले केमिकल्स भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने बोला जो टोमेटो केचप खरीद के लेकर आते हैं सॉस की बॉटल, उसके अंदर सोडियम बेंजोएट होता है कि वो सॉस की बॉटल 6 महीना साल भर तक भी खराब ना हो सॉस। ठीक है, लास्ट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मतलब आप कुछ मिनरल्स या विटामिन डाल रहे हो, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स डाल रहे हो, आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स डाल रहे हो फूड को के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करने के लिए। ठीक है, ये अपनी अलग अलग कैटेगरीज थी। अब ये जो पहली 6 कैटेगरीज हैं वो सिर्फ ना फूड की सुंदरता उसको प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, सिर्फ जो 7th वाली है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वही काम की है कि ठीक है उसी से फूड के अंदर जो है ना न्यूट्रिशन ऐड हो रहा है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्वीटनर्स। स्वीटनर्स मतलब जो फूड को मीठा करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। Yes, ma'am. ओके, चलो। सो हेडिंग लिखना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, जैसे ना अभी हम चाय पीते हैं तो चाय के अंदर चीनी डालते हैं, 1 चम्मच चीनी डालते हैं और चाय पीते हैं, फिर जैसे 1 कप चाय के अंदर आपने चीनी डाली, तो अब आपको क्या करना है, कोई किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज के अंदर क्या होता है उनको ना चीनी नुकसान करती है, तो वो चीनी नहीं डाल सकते, अब उसको फीकी चाय पीनी पड़ेगी, तो फीकी चाय पीने तो किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो उन्होंने क्या किया, वो फीकी चाय पीने की जगह ना उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिया। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कभी टीवी में ऐड देखा होगा शुगर फ्री का, है ना, तो उन्होंने शुगर फ्री डाल दी जैसे, तो उससे जो है ना चाय में मिठास भी आ गई, लेकिन चीनी जो नुकसान कर रही थी अब वो शुगर फ्री नुकसान नहीं करेगी, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर कहलाता है। ऐसे ही किसी को अभी चीनी से मोटे होते हैं, ठीक है, वजन बढ़ जाता है, अभी किसी को डाइटिंग करनी है, उसको वेट लॉस करना है, तो वो कहेगा कि मैं चीनी ना खाऊं, तो चीनी अवॉइड करनी है, उसको चीनी नहीं खानी, तो उसके अंदर भी वो शुगर फ्री यूज कर लेते हैं लोग, तो इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर इज सैकरिन, SACC है यहाँ पर, ओके, सैकरिन। तो जो सैकरिन है ना, जो सैकरिन होता है, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर, ऐसे करके लिखती हूँ फर्स्ट पॉइंट, जो कंपाउंड है ना वो कंपाउंड का नाम है ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइन। कंपाउंड का नाम है ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइन, इसको कहते हैं सैकरिन। तो सैकरिन जो है इज 550 टाइम्स, 550 गुना, 550 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। ठीक है, जो गन्ना होता है, गन्ना पता है ना, शुगर केन गन्ना देखा होगा, तो गन्ने से जो है 550 गुना मीठा होता है, कि 1 चम्मच आप गन्ने का रस, वो गन्ने की चीनी लो, और 1 चम्मच जो है सैकरिन लो, तो सैकरिन जो है ना 550 गुना मीठी होती है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इज इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, सो जैसे अभी आपने चीनी खाई, तो चीनी तो ना हमारा मोटापा बढ़ाती है, डायबिटीज वाले लोगों को नुकसान करती है, क्योंकि डायबिटिक लोग जो है वो चीनी को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन सैकरिन बहुत अच्छा है। सैकरिन हमारी बॉडी में ना केमिकली इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव। सैकरिन आप डालोगे ना अपनी चाय में,
तो सैकरिन हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज से रिएक्ट ही नहीं करेगी, कोई कंपाउंड कुछ वो केमिकल वो जो है ना एकदम ही केमिकली इनर्ट है। सो आप जब भी यूरिनेट करोगे तो बॉडी के थ्रू सैकरिन एज इट इज बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज इनर्ट। इनर्ट मतलब केमिकली नॉन रिएक्टिव एंड हार्मलेस, बॉडी को नुकसान नहीं करती है व्हेन टेकन, जब भी उसको कंज्यूम करते हैं तो दिस इज वेरी इफेक्टिव। किसके लिए इफेक्टिव है? फॉर डायबिटिक पीपल, एड्स ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पीपल, जिनको डायबिटीज होती है, क्योंकि सैकरिन तो एज इट इज बाहर निकल जाती है। तो डायबिटिक्स लोगों के लिए जो है ये बहुत इफेक्टिव होती है। या फिर टू पीपल हु आर वॉचिंग देयर वेट, मतलब हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, ट्राइंग टू लूज वेट नहीं करते, वॉचिंग देयर वेट करते, जो कि करेक्ट रहेगा। टू मीट पीपल हु नीड टू कंट्रोल देयर कैलोरीज, जिनको अपने कैलोरीज का ध्यान रखना है, वो लोग सैकरिन ले सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करते हैं टॉफीज में, कैंडीज एक्सेट्रा। अभी जो बच्चों की टॉफी होती है, तो टॉफी के अंदर क्या है ना, अभी उसके अंदर कितनी चीनी डालेंगे? टॉफी तो बच्चों को बहुत मीठी अच्छी लगती है, एकदम तेज मीठा, की जैसे उसको मुंह में डालते हैं टॉफी को तो एकदम मुंह मीठा मीठा हो जाता है। तो कितनी चीनी डालेंगे? उसकी जगह जो है ना सैकरिन डाल लो, क्योंकि एक चम्मच चीनी से उतनी मिठास नहीं आएगी, लेकिन एक चम्मच सैकरिन से ना 550 गुना मिठास आ जाएगी। तो सैकरिन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए आप इसको टॉफीज वगैरह बनाने में यूज करते हो। बच्चों की टॉफी और कैंडीज जो होती है उसके अंदर हम सैकरिन यूज करते हैं। नोट दिस डाउन, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर, मैम चॉकलेट में भी? चॉकलेट्स के अंदर भी डाल दो, पर चॉकलेट ज्यादा मीठी नहीं होती ना। बच्चों की जो टॉफी नहीं होती है जैसे वो मैंगो बाइट वगैरह, उसके अंदर बहुत मीठी होती है। वो पॉपिन्स आती है बच्चों की, तो वो सबके अंदर एकदम इतनी मीठी होती है, तो उसके अंदर सब में डालते हैं। तो इससे दांत खराब क्या? क्या? कहते नहीं है कि ज्यादा मीठा मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे तो हमारे बच्चे। हाँ तभी तो सैकरिन केमिकली इनर्ट है, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट वो दांत खराब होने वाला तो लॉजिक नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ ये बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो डायबिटिक्स और वेट वॉचर्स के लिए अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ भी केमिकल है तो बॉडी के लिए तो अच्छा है ही नहीं ना। कोई भी केमिकल खाओ, तो फल सब्जियां खाओ सबसे अच्छा। चलो नेक्स्ट पे चलो, सैकरिन डन, एस्पार्टेट पे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एस्पार्टेट। एस्पार्टेम भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, मिठास देने वाला है, एंड दिस इज 100 टाइम्स as sweet as cane sugar। 100 टाइम्स मीठा होता है, ठीक है। पहली चीज, अब इसको ना हम यूज कर सकते हैं लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स, ठीक है, ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ठंडे फूड में ही यूज कर सकते हैं। पहले तो ये सिर्फ 100 गुना ही इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा, इसको सिर्फ ठंडे फूड में ही अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अगर इसको आप कुक करते हो, मतलब कुछ मैं हलवा बना रही हूँ, हलवा बनाने में मैं सैकरिन तो डाल सकती हूँ चीनी की जगह, लेकिन मैं एस्पार्टेम नहीं डाल सकती, क्योंकि एस्पार्टेम डालेंगे ना हलवा में तो वो क्या होता है, इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो गर्मी में या हाई टेम्परेचर्स पर ये अनस्टेबल हो जाता है, और फिर ये इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये डिसोसिएट हो जाता है, अलग केमिकल्स बन जाते हैं, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड। हमारा ना डाइपेप्टाइड है, कौन कौन से? एक है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड याद होगा हमने अमीनो एसिड्स में पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर था। और फिनाइल एलानिन,
एस्पार्टिक एसिड फिनाइल अलानिन में पढ़ा था। इसको कोल्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ये हो गया एस्पार्टिक। नेक्स्ट पे हम चलते हैं विच इज एलिटेन। एलिटेन भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। दिस इज अ हाई पोटेंसी, ये बहुत मीठा होता है। हाई पोटेंसी स्वीटनर, वेरी वेरी मीठा। ठीक है, हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है। इसके बाद दिस इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको अगर आप गरम वाला कुछ मीठा बना रहे हो, गरम गुलाब जामुन या हलवा बना रहे हो जिसके अंदर आपको चीनी नहीं यूज करनी है, आपको शुगर की टाइप ऐसा कुछ यूज करना है डायबिटिक्स लोगों के लिए, तो आप एलिटेन यूज कर सकते हो। पर ये ना बहुत ज्यादा मीठा होता है, बहुत बहुत ज्यादा मीठा। मतलब इसके लिए हम बोलते हैं कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस। ये थोड़ा सा भी डालो ना तब भी इतनी ज्यादा मिठास दे देता है कि इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस व्हाइल यूजिंग इट। ठीक है, ये है अपना एलिटेन। और इसके बाद लास्ट बचा सुक्रालोस। सुक्रालोस भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। सुक्रालोस इज एक्चुअली ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोस। सुक्रोस याद है ना, C12H22O11, तो उसी का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है। और जो सुक्रालोस होता है इट इज 600 टाइम्स sweeter than cane sugar। और इसमें भी लिख देती हूँ पॉइंट नंबर 4 करके, 2000 टाइम्स स्वीटर होता है बेटा ये वाला एलिटेन। 2000 टाइम्स स्वीटर होता है, तो बहुत ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, अच्छा सुक्रालोस जो है 600 गुना मीठा होता है। ठीक है, अपीयरेंस और इसका टेस्ट जो है चीनी जैसा होता है। और यहाँ पे लिख देते हैं स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो ये गरम उसमें कर सकते हैं हम। और फिफ्थ पॉइंट इज डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, इससे भी कुछ भी कैलोरीज नहीं आती। ये है अपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जल्दी से नोट डाउन कर लो प्लीज। ये थे बच्चों हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेटिव्स पे। फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? वो वाले केमिकल्स जिनको हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। इस केमिकल्स को यूज करने से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। केमिकल्स यूज्ड टू प्रिवेंट spoilage of food due to microbial growth। ठीक है,
बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, बैक्टीरिया की ग्रोथ को अवॉइड कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे कॉमन इज सॉल्ट, शुगर। सॉल्ट कितना सिंपल एग्जांपल है, घर में जब भी अचार डालते हैं तो उसमें नमक पड़ता है, नमक से ना चीज को लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाते हैं। शुगर, चीनी डाल दो खूब सारी, चीनी से भी जो है ना फूड लंबे समय तक प्रिजर्व हो पाता है। या फिर वेजिटेबल ऑयल्स, खूब सारा तेल डालना, तेल के अंदर भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, उसको पानी चाहिए होता है मॉइस्चर ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है ऐसे, बेंजोइक एसिड COO माइनस Na+, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसको भी हम जो है यूज करते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन। और नेक्स्ट है सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, ये भी हमारे कुछ केमिकल्स हैं जिसको हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। नोट दिस डाउन। फिर लास्ट टॉपिक बचा है अपना क्लेंजिंग एजेंट्स, साबुन और डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट, वो भी कर लेंगे तो चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा। डन मैम। बच्चों अब बात करते हैं क्लेंजिंग एजेंट्स की। क्लेंजिंग एजेंट्स में हम लोगों को पढ़ना है, एक है सोप और दूसरा इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो कपड़े धोने में यूज होता है, सोप जो नहाने में यूज होता है, ठीक है। इन दो जो क्लेंजिंग एजेंट्स है सोप और डिटर्जेंट, इनका फायदा क्या होता है? पहला पॉइंट इज कि दे इम्प्रूव द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ वाटर। अगर आप अपने हाथ सिर्फ पानी से धोगे तब आपके हाथ इतने अच्छे से साफ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपने हाथ साबुन से धोगे तो आपके हाथ ज्यादा साफ हो जाएंगे। तो पानी का क्लेंजिंग एक्शन आपने इम्प्रूव कर दिया बाय साबुन यूज करने से, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट इज हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ फैट्स which bind to fabric and skin। हाथ पे तेल लग गया, लेट से हाथ एकदम चिकना चिकना हो रहा है, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली सिर्फ हाथ पे जब भी तेल लगा हुआ है या फिर आपने कोई बहुत रसे वाली ऐसा ग्रीस ऑयली वाली कोई सब्जी खाई हो तो हाथ एकदम चिकना चिकना हो रहा है, तेल तेल हो रहा है, तो उसको अगर आप जो है पानी से डायरेक्टली धोगे तो हाथों से वो स्मेल आती है या फिर वो हाथ इतने अच्छे से साफ नहीं होंगे। ऐसे ही कपड़े पर आपकी सब्जी गिर जाए, दाल गिर जाए, तो वो आप उसको पानी से साफ करोगे तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप डिटर्जेंट डालोगे, सर्फ डालोगे, एरियल डालोगे और उसके बाद कपड़े को साफ करोगे तो आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। तो इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ फैट्स, ठीक है, जो कि फैब्रिक से या स्किन से जुड़ जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सोप्स के बारे में, ठीक है। सोप्स के बारे में समझते हैं। तो सोप होते क्या है? दे आर लॉन्ग चेन, ऐसे लिख देती हूँ, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। पोटेशियम या सोडियम के ना लॉन्ग चेन सॉल्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है जैसे कि
स्टीयरिक एसिड का C17H35COONA। अभी लिखवाते सारे के सारे। स्टीयरिक एसिड का होता है C17H35COONA। स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही पामेटिक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है, अलग अलग जो है हम लोग जो है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का क्या मतलब है, कार्बन की ना लॉन्ग चेन है, देखो यहाँ 17 कार्बन है, 17 कार्बन की लॉन्ग चेन है, C17H35COO माइनस, कितना बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फिर उसका सॉल्ट विद सोडियम या पोटेशियम COO माइनस Na। अगर एसिड लिखती तो लिखती ऐसे, यहाँ Na प्लस ना लिखकर यहाँ लिख देते हम COO माइनस H प्लस, ये एसिड होता। लॉन्ग चेन मतलब बहुत लंबी कार्बन की चेन है, ठीक है, और वहां पे लगा हुआ है एसिड का H प्लस। लेकिन हमने क्या किया, उसका सोडियम सॉल्ट ले लिया, मतलब यहाँ से H प्लस हटाया और उसकी जगह सोडियम लगा दिया या फिर पोटेशियम लगा दिया, तो वो हमारा बन जाता है सोप। अब समझते हैं सोप बनाने का तरीका। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ बच्चों, ठीक है। सो सोप को बनाने का तरीका होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन ना प्रोसेस का नाम है जिससे हम साबुन बनाते हैं। क्या करते हैं उसके अंदर, आप लोगे एक एस्टर, ठीक है, एस्टर याद है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाकर एस्टर बनता है, तो आप लेते हो एस्टर। एस्टर जैसे ले लिया आपने ग्लिसरिन, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड मतलब कोई बड़े से कार्बन की चेन है, ठीक है, उसका आपने एस्टर ले लिया और उसको आपने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, एक एल्कली से ट्रीट किया, तो आपका बनेगा सॉल्ट, सॉरी सोप। सोप क्या है, सोडियम, सोडियम कैसे लिख देते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो आपका बनता है सोप एंड अल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे आपके पास है ये वाला एस्टर, बच्चों जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ मेरा कुछ लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, एक सेकेंड। ओके, सो हमारे पास ना बच्चों एक एस्टर है, मैं एक एस्टर बनाती हूँ, आप देखो आइडेंटिफाई करना, देखो ये C डबल बॉन्ड O O, यहाँ तक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था और यहाँ से आ रहा है हमारा अल्कोहल वाला पार्ट। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना है, वही हमारा सोप बनता है बच्चों। मैं ना पहले आपको एक पहले दूसरे पेज पर वो लिख कर दिखा देती हूँ अपना एस्टर। देखो बच्चों एक सेकेंड इसके लिए रुक जाना, मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ। हमारा होता है, देखो जैसे आपने ले लिया CH3COOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आपने C2H5OH इस अल्कोहल से ट्रीट किया, तो होता क्या है, एसिड से और अल्कोहल का जब भी रिएक्शन होता है, एसिड और अल्कोहल का जब भी रिएक्शन होता है तो बन जाता है CH3COO C2H5। यहाँ एसिड से OH निकला, अल्कोहल से H निकला, ये वाटर बन गया, ये OH और ये H, ये OH और H मिलकर वाटर निकल जाता है, और ये ना आप एसिड और अल्कोहल को जोड़ देते हो ऐसे, इसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है। ये जो एस्टर बना, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा एस्टर है, CH3COO C2H5, जैसे ये मैंने एस्टर दिखाया है, इस एस्टर को ना आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, ठीक है, आप इस एस्टर को जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हो तो वापस
ये क्या करेगा, CH3COO और Na, ये हमारा बनता है सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, और बनता है ये OH और इससे अल्कोहल। तो हमको ना ऐसा सा बनाना है, पर ये तो छोटे से 2 ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमको लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब फैटी एसिड जो हम बोलते हैं उसको, बड़ा से कार्बन का। तो ये हमको बनाना है, ऐसा सा बनाना है जो बनाना है सोप। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिफरेंस समझ में आया बच्चों की? एस्टर से हम लोग सोप बनाएंगे कैसे, ये समझ में आया? एस्टर क्या होता है, याद आ गया yes मैम। है ना? और एस्टर को इससे ट्रीट करके हमको सोप बनाना है। अब वापस आ जाओ इधर, ये हमारा है एस्टर, देखो कितना लंबा एस्टर बनता है ना, कितनी लंबी कार्बन की चेन है। और इसको आपने ट्रीट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, और आप इसको हीट करते हो। सो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो ये जो एस्टर को हमने क्या किया था, नेक्स्ट पेज पे देखो, ये जो एस्टर है ना, COO को Na से जोड़ दिया, यहाँ देखो COO यहाँ पर Na से जोड़ना है, तो हमारा C17H35, ये देखो C17H35COONA, यहाँ पर भी C17H35COONA बनेगा, और यहाँ पर भी C17H35COONA। तो ऐसे हमारे 3 बन जाएंगे। प्लस अब वहां पर क्या बना था, इधर बना था ये प्लस अल्कोहल, तो सिमिलरली यहाँ हमारा बनेगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है S। 3 कार्बन और तीनों पर OH हो तो इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। ये हमारा बन गया ग्लिसरॉल, और ये है अपना सोप, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, ये है हमारा सोप। इस पूरे प्रोसेस को, जिसके अंदर हम एस्टर को एक अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम है सपोनिफिकेशन। एस्टर को हम ऐसे करके NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, और फिर हम लोग सोप बनाते हैं। सोप ना अपना कोलॉइडल फॉर्म में होता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसा मतलब आई डोंट, कोलॉइडल अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने, ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन के बीच का होता है, मतलब ना पार्टिकल साइज मीडियम साइज का होता है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसको ना हम प्रेसिपिटेट कर पाते हैं इजिली। जो हमारा, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ, तो आप सोप को क्या करते हो, जो आपका ये जो बना ना, इधर सोप और अल्कोहल ग्लिसरॉल जो बना है, इसको जो है ना, जो आपका मिक्सचर है, उसको जब आप NaCl के साथ ट्रीट करते हो, मैं यहाँ मिक्सचर लिख देती हूँ, सोप प्लस ग्लिसरॉल, ये जो बना था, उसको जब आप NaCl के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होता है, सोप इज प्रेसिपिटेटेड, सोप अपना प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट कर जाता है मतलब वो सॉलिड स्टेट में आ गया, और फिर आप उसको रिमूव कर लेते हो। और बचा क्या, अब हमारे पास ग्लिसरॉल बचा है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल को तो जो है ना, उसको आप इजिली, अभी हमारे पास देखो ये हमारा मिक्सचर था, इसके अंदर पानी भी होगा, ठीक है, जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो एक्वस NaOH लिया होता है, पानी भी होता है, ठीक है, और सोप भी है और ग्लिसरॉल भी है। तो सोप को तो प्रेसिपिटेट करने का बहुत ही आसान तरीका है, सोडियम क्लोराइड ऐड करो, सोप प्रेसिपिटेट हो जाएगा। फिर बचा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, जो मिक्सचर बचा ना, जिसमें पानी है, अल्कोहल है, थोड़े बहुत कुछ ये भी हो सकता है, बचे कुचे ये भी हो सकते हैं अनरिएक्टेड, तो आप उस मिक्सचर की ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो हमको ग्लिसरॉल मिल जाता है, ठीक है। बच्चों ये वाली बात समझ में आई?
सपोनिफिकेशन वाला प्रोसेस समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करूं क्या? यस मैम, आ गया। आ गया? चलो गुड, थैंक यू। तो हमने एस्टर को NaOH के साथ ट्रीट कर कर सोप प्लस अल्कोहल बनाया था। जो सोप और अल्कोहल का जो मिक्सचर था उसमें NaCl ऐड करी तो सोप प्रेसिपिटेट हो गया। ग्लिसरॉल को रिकवर कर सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि सिर्फ सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट और फैटी एसिड आर soluble in water, ठीक है, और इसीलिए उसको हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट को पानी के अंदर जब भी साबुन डालते हैं तो वो घुलने लग जाता है ना, और वो घुलने लग जाएगा तो फिर हम लोग जो उसको जब भी साबुन को बॉडी पे रब करते हैं तो वो क्लेंजिंग एक्शन का काम करता है। लेकिन अगर वो पानी में घुलेगा ही नहीं, पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना। तो सोडियम और पोटेशियम ही हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके सॉल्ट ही पानी में सॉल्युबल होते हैं और फिर उसको हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। जो पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं आर सॉफ्ट टू द स्किन, स्किन के लिए सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, देन सोप। पोटेशियम और सोडियम में ना, पोटेशियम जो साबुन में हम यूज करते हैं, जो घर पे नहाने में जो साबुन में जो यूज करते हैं उसमें पोटेशियम के सोल्ट, पोटेशियम का लॉन्ग चेन फैटी एसिड यूज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज पोटेशियम में सॉफ्ट टू द स्किन, स्किन को हार्म नहीं करता है, ठीक है। तो और पोटेशियम का जैसे यहाँ पर हमने सोडियम का सॉल्ट बनाया सोप, तो आप NaOH की जगह अगर आप KOH यूज करोगे तो यहाँ पर पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा प्रोसेस है बच्चों सपोनिफिकेशन का। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम हो गया है क्लास का, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सोप। अलग अलग सोप के टाइप्स होते हैं, टॉयलेट सोप, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कुछ मेडिकेटेड सोप होते हैं जैसे डिटॉल वाले जो सोप होते हैं, सोप चिप्स होती है, पतले पतले साबुन की स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। सोप फिर हार्ड पानी में क्यों नहीं काम करता, डिटर्जेंट कितने तरह के होते हैं, कटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल वाले जो होते हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कुछ पूछना है बच्चों जाने से पहले?